फैक्ट यूपीएससी हिंदी की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम द हिंदू, डाउन टू अर्थ, पीआईबी इन सभी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन और यहाँ पे हम उनको हाईलाइट करते चलते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या पॉइंट हाईलाइटेड रहना चाहिए। और यहाँ पे सिविल सेवा में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। लास्ट में हम लेक्चर से संबंधित 5 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जो कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है नाइजर के बारे में। नाइजर में अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ। लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइजर का। ठीक है, नाइजर इस समय राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है क्योंकि यहाँ सैन्य तख्ता पलट हुआ। ये नाइजर किसका भाग है? ये साहेल रीजन का भाग है, साहेल क्षेत्र। इसमें साहेल क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? नाइजर, बुर्किना फासो, चाड, माली, मॉरिटानिया और सेनेगल का गढ़ जो है साहेल क्षेत्र का कहलाता है, अफ्रीका का। और कारण क्या दिया गया है सैन्य तख्ता पलट का? कि वहाँ पे जो शासन था वो कमजोर था, भ्रष्टाचार वहाँ अधिक हो गए थे, जातीय संघर्ष के कारण क्षेत्र में शांति व स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता थी। इसी वजह से वहाँ पे सैन्य हस्तक्षेप किया गया। अब नाइजर की लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है अफ्रीका का साहेल रीजन। ये वाला इतना जो क्षेत्र है ये कहलाएगा आपका साहेल रीजन। यहाँ पे पीले रंग से, सॉरी ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है। ओके, यहाँ पे है नाइजर। अब कौन कौन से देश से सीमा साझा करता है? नाइजर एक भू आविष्टित देश है। ओके, भू आविष्टित देश है। यहाँ पे समुद्र से सीमा साझा नहीं करता। कौन कौन से देश इसके सीमा साझा करते हैं? पहला है चाड, यहाँ पे आप देखिए चाड। दूसरा है लीबिया। तीसरा है अल्जीरिया। चौथा है माली आपका। और यहाँ पे ये जो नीचे है व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये साहेल क्षेत्र का भाग नहीं है, ये व्हाइट कलर का देश। और इस देश का नाम क्या है? बेनिन। बेनिन। तो कितने देशों से सीमा साझा करता है? बेनिन 1, नाइजीरिया 2, चाड 3, लीबिया 4, अल्जीरिया 5 और माली 6। 6 देशों से सीमा साझा करता है यहाँ पे। और नहीं, ये 7वां नंबर पे बुर्किना फासो, हम भूल गए थे, बुर्किना फासो। 7 देशों से यहाँ पे सीमा साझा करता है ये नाइजर। अगला देखते हैं। यहाँ पे अब नाइजर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। नाइजर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, वही भू आवेशित देश है जो सीमा साझा किससे किससे करता है? अल्जीरिया से, लीबिया से, चाड से, नाइजीरिया से, बेनिन से, बुर्किना फासो और माली के साथ। हमने डिस्कस किया इसका। 80% से अधिक जो भूमि है ये सहारा रेगिस्तान में स्थित है। नाइजीरिया का नाम जो है नाइजर नदी से लिया गया है जो इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और आकार में फ्रांस से लगभग दोगुना है। आकार में किसका दोगुना है ये पूछना मुश्किल है। राजधानी शहर इसका नियामी है। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये नियामी यहाँ पे स्थित है। नियामे, नियामे हिंदी में नियामी इसकी राजधानी है नाइजर की। ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है 1900। ये पूछा जाता है ऐसे कि ये इस देश का उपनिवेश था। अभी न्यूज़ में है नाइजर, तो आपको पता होना चाहिए कि 1960 में आज़ादी से पहले एक फ्रांसीसी उपनिवेश था ये। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में देश ने सैन्य तख्ता पलट एवं राजनीतिक अस्थिरता की एक श्रृंखला का अनुभव किया है। ऐसा यहाँ पे पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है नाइजर में। जलवायु यहाँ रेगिस्तान, अधिकतर गर्म, शुष्क, धूल भरी सुदूर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अर्थव्यवस्था क्या है? नाइजर विश्व के सबसे गरीब देशों में एक है। यहाँ गरीबी, खाद्य सुरक्षा एवं अल्प विकास से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं जिसमें सोने के खनन भंडार एवं वैश्विक यूरेनियम उत्पादन एक महत्वपूर्ण भाग सम्मिलित है। देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सोने का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, सोने के खाने यहाँ पे मतलब प्राकृतिक रूप से सोने अधिक पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? यहाँ पे नीचे देखिए, ये साहेल रीजन में जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पे ये इतने क्षेत्रों में यहाँ पे सोना बहुत अधिक मिलता है। ओके, बेनिन, टोगो, घाना हो गया, नाइजीरिया हो गया, बुर्किना फासो हुआ। तो यहाँ पे नाइजर में भी इसी बात को कहा गया है। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं जिसमें सोने के खनन भंडार एवं वैश्विक यूरेनियम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल है। यहाँ की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से कृषि प्रधान है। जैसे पूछे, विशेष रूप से कृषि प्रधान है अर्थव्यवस्था जिसमें निर्वाह खेती तथा पशुधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जाति समूह, कौन कौन से जाति समूह मिलती है? हौसा, जर्मा, सोंगहाई, तुआरेग, फुलानी, कनौरी, अरब एवं टूबो। यहाँ पे यूपीएससी पिछले वर्षों में ऐसा क्वेश्चन पूछी है, इसको देख लेते हैं। 2023 का ही क्वेश्चन है, इसी वर्ष का। हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है? ऑप्शन ए, दुर्लभ पृथ्वी केंद्रों के समृद्ध भंडार की खोज। ऑप्शन बी, चीनी सैन्य अड्डों की स्थापना। ऑप्शन सी, सहारा रेगिस्तान का दक्षिण की ओर विस्तार। या ऑप्शन डी, सफल तख्ता पलट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सफल तख्ता पलट। अभी हाल ही में कहाँ तख्ता पलट हुआ है? नाइजर में तख्ता पलट हुआ है। ये द हिंदू का आर्टिकल है। अगला आर्टिकल है यहाँ पे 505 मिलियन वर्ष पुराने जेलीफिश का जीवाश्म अभी प्राप्त हुआ है।
505 मिलियन वर्ष पुराना है, अर्थात ये कैम्ब्रियन काल का है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कैम्ब्रियन काल के जेलीफिश जीवाश्मों के एक संग्रह का पता लगाया है जो उनके लंबे इतिहास और अस्तित्व की अनूठी जानकारी प्रदान करता है। बर्गिज सेल, यहीं पे मिला है ये जीवाश्म। बर्गिज सेल कहाँ पे है? ये कैनेडियन रॉकीज में स्थित एक प्रसिद्ध जीवाश्म समृद्ध स्थल है। यह स्थल इन जीवाश्मों के संरक्षण हेतु सबसे उचित वातावरण प्रदान करता है। अब इसके खोज के मुख्य बिंदु कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। ये जेलीफिश जीवाश्म जो हैं इनमें अद्भुत विशेषताएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि उनके शरीर पर 90 से अधिक टेंटिकल्स उभरे हुए हैं। 90 से अधिक। कुछ नमूनों में जनन ग्रंथि और अमाशय भी पाया गया है, जिससे उनके शरीर रचना विज्ञान और व्यवहार के विषय में महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। ये जानकारियां वैज्ञानिकों को जेलीफिश की बनावट और उनके व्यवहार के बारे में जानने में मदद कर सकती हैं। अगला, उत्खनन से प्राप्त पुराने जीवाश्मों से संबंध। इस नई खोजी गई प्रजाति का नाम यहाँ पे दिया गया है, नाम बर्गेसोमेडुसा फास्मिफॉर्मिस। बर्गेसोमेडुसा फास्मिफॉर्मिस इसका नाम रखा गया है। यह प्रजाति जो है मेडुसोजोआंस श्रेणी के अंतर्गत आती है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित रेमंड क्वारी नामक स्थान से 170 से अधिक जेलीफिश जीवाश्मों की खोज की थी। 1990 के दशक में इन जीवाश्मों को काफी समय तक सुरक्षित भी रखा गया था। शोधकर्ताओं ने इस उत्खनन से प्राप्त नमूनों की दोबारा जांच की और पाया कि ये जीवाश्म उन प्रजातियों के थे जिनके विषय में शोधकर्ताओं के पास पहले कोई जानकारी नहीं थी। अर्थात ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिनके संबंध में पहले कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं थी। जेलीफिश जो है फाइलम निडार्किया समूह से संबंधित है। यह समुद्री जीवों का एक समूह है। यहाँ पे देखिए, यह समुद्री जीवों का एक समूह है जिसमें प्रवाल, समुद्री एनीमोन, हाइड्रॉइड और साइफोनोफोर्स शामिल हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इस समूह में कौन सा समूह का हिस्सा है? पहली बात तो फाइलम निडार्किया इस समूह का हिस्सा है ये जेलीफिश। और ये समुद्री जीव हैं, मछली नहीं बोला है यहाँ पे, समुद्री जीव हैं। इस समूह में फाइलम निडार्किया में कौन कौन आते हैं? प्रवाल आते हैं, समुद्री एनीमोन आते हैं, हाइड्रॉइड आते हैं, साइफोनोफोर्स आते हैं, ये सभी आते हैं। निडार्कियंस की विशेषता क्या है, इसको देखते हैं। निडार्कियंस की विशेषता रेडियल समरूपता, टेंटिकल से घिरा एक केंद्रीय मुंह और सिनिडोसाइट्स, ये किसका है? निडार्कियंस अर्थात जेलीफिश का ही ये विशेषता है। नामक विशेष चुभने वाली कोशिकाएं हैं जो अपने शिकार या मछलियों में जहर इंजेक्ट कर देती हैं। जेलीफिश के चाकों में आपने देखा होगा कांटे खाते हैं छोटे छोटे, वो यदि इंजेक्ट कर दे किसी जीव पे तो उनमें वो जहर चला जाता है। जेलीफिश केवल समुद्र की धाराओं का अनुसरण करते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि जेलीफिश अभी हाल ही में न्यूज में था, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ये समुद्री धाराओं के विपरीत चलते हैं? नहीं, समुद्री धाराओं का ही ये अनुसरण करते हैं। साथ ही वे दुनिया भर में हर प्रकार के समुद्री जल में पाई जाती है। जैसे बोल देगा कि केवल ये ठंडे जलों में पाया जाता है, नहीं, ये केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, नहीं, दुनिया भर में हर प्रकार के समुद्री जल में ये पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह जीव जगत के प्राचीन जीवों में से एक है। अपने नाम के बावजूद जेलीफिश मछली नहीं है, हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जेलीफिश आपका नाम में है फिश, लेकिन ये मछली नहीं है। यह अकशेरुकी अथवा बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं। शारीरिक गठन एवं तंत्रिका तंत्र के मामले में भी जेलीफिश सर्वाधिक सरल जानवरों में से एक है, जिसमें मस्तिष्क, हृदय या कंकाल का अभाव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कथन दे देगा यह मछली नहीं है, इसमें मस्तिष्क, हृदय या कंकाल नहीं मिलता। हालांकि कुछ जेलीफिश ने आंखें, बायोल्यूमिनेसेंस और जटिल व्यवहार जैसे असाधारण अनुकूलन विकसित किए हैं। शिकार, वे भोजन के लिए मछली, झींगा, केकड़े तथा छोटे पौधों पर निर्भर हैं। उनके शरीर में पाए जाने वाले जाल में छोटी चुभने वाली कोशिकाएं होती हैं जो शिकार करने से पहले उन्हें अचेत या लकवाग्रस्त कर देती हैं। ठीक है, वो कांटे गड़ जाएं तो लकवा मार सकता है, ऐसा बताया गया है। जेलीफिश जीवाश्मीकरण की चुनौतियां, उनके बॉडी में 95% जल पाया जाता है, जिसके कारण ये जीवाश्मीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके बावजूद हमें 505 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म मिला, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी नाजुक संरचना के कारण उनके शीघ्र क्षय होने का खतरा बना होता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था। अब देखते हैं देविका नदी कायाकल्प, ये पीआईबी का आर्टिकल है, पीआईबी में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देविका नदी का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, क्यों ये नदी जो है जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देविका नदी कायाकल्प परियोजना प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंस के दृष्टिकोण से। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने देविका नदी कायाकल्प परियोजना की प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित किया। देविका नदी कायाकल्प परियोजना अगस्त 2023 तक पूर्ण होने वाली है, जिसमें देविका नदी की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक जीवन शक्ति को बहाल करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नमामि गंगे कार्यक्रम से प्रेरित है। इसका एम जो है पवित्र देविका नदी की स्वच्छता और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अब इस परियोजना में क्या क्या शामिल है, इसको देख लेते हैं। व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान आकर्षित किया गया है। घरों को जोड़ने वाले पाइप्स और मैन होल्स का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कुशल निपटान सुनिश्चित करना, प्रदूषण को रोकना और नदी की पवित्रता को बनाए रखना है। पूरक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इस परियोजना में तरल अपशिष्ट के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का भी एक महत्वपूर्ण पहलू शामिल किया गया है। इसमें स्थानीय समुदायों द्वारा उत्पन्न
ठोस अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह, निपटान और प्रबंधन शामिल है। पर्यावरणीय क्षरण को रोकने और नदी एवं इसके आसपास के समग्र पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उचित प्रबंधन आवश्यक है। वित्तीय आवंटन इसमें केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 90:10 इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना में 190 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 का अनुपात में यहाँ पे वित्त का आवंटन किया गया है। पीआरआई का मतलब क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनके माध्यम से समुदायों का सशक्तिकरण यहाँ पे किया गया है। जमीनी स्तर पर परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पीआरआई की भागीदारी सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाती है, स्वामित्व और सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देती है। अब यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं। देविका नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे देविका नदी जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम भाग में है यहाँ पे देविका नदी। अगला, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? देविका नदी का उद्गम जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की पहाड़ी शुद्ध महादेव से होती है। इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में है, पीआईबी में आया है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से होता है इसका उद्गम, तथा यह पश्चिमी पंजाब अब पाकिस्तान की ओर बहती हुई रावी नदी में मिल जाती है। किसकी सहायक नदी है ये? रावी नदी की। उत्पत्ति कहाँ होती है? शुद्ध महादेव मंदिर पहाड़ी से होती है और ये रावी की सहायक नदी है। यह नदी धार्मिक महत्व रखती है क्योंकि हिंदू इसे गंगा नदी की बहन के रूप में पूजते हैं। गंगा नदी की बहन के रूप में भी इसे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देविका नदी जो है रावी एवं चिनाब के बीच के क्षेत्रों को कवर करने वाले मादेर देश के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वयं देवी पार्वती का एक रूप है। ओके, तो रावी एवं चिनाब के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं मादेर देश। ओके, मादेर देश का क्षेत्र यहाँ पे कहा जाता है मान्यता के अनुसार, और इन क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वयं देवी पार्वती का एक रूप माना जाता है इस नदी को, देविका नदी को। पीआईबी का आर्टिकल था। अब देख लेते हैं भारत का सामरिक पेट्रोलियम भंडार। यहाँ पे ये इसको इन टॉपिक से आप लिंक कर सकते हैं। हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, इसलिए ये न्यूज़ में है। देखिए, सामरिक पेट्रोलियम भंडार, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, कच्चे तेल के वे भंडार हैं जिन्हें यहाँ पे देखिए, जिन्हें भू राजनीतिक अनिश्चितता या आपूर्ति व्यवधान के समय में कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले देशों द्वारा बनाए रखा जाता है। अगला, देश की वृद्धि और विकास के लिए ऐसे भूमिगत भंडारण सुविधाएं ऊर्जा संसाधनों के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम पर समझौते के अनुसार कम से कम 90 दिनों के लिए शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल स्टॉक रखना जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रत्येक सदस्य देश का दायित्व है। कितने दिन के लिए? कथन के तौर पे दे सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम पर समझौते के अनुसार कम से कम मिनिमम 90 दिनों के लिए शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल का स्टॉक रखना ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रत्येक देश का दायित्व है। गंभीर तेल आपूर्ति व्यवधान के मामले में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सदस्य सामूहिक कार्रवाई के हिस्से के रूप में इन शेयरों को बाजार में जारी करने का निर्णय ले सकते हैं। भारत 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सहयोगी सदस्य बना। वर्तमान में भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की अवसंरचना और क्षमता क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ मिलता है भारत में, कहाँ कहाँ रखा गया है इसको, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा 2004 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन स्पेशल पर्पस व्हीकल, विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में बनाया गया था। भारत में कच्चे तेल की मौजूदा भूमिगत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है, इसकी सुविधाओं की संयुक्त धारिता कितनी है? 5.33। यहाँ पे देखिए 5.33 मिलियन मीट्रिक टन MMT, 5.33 MMT है। ये भंडारण स्थल रणनीतिक रूप से 2 राज्यों में स्थित हैं। कौन कौन से 2 राज्यों में स्थित हैं ये? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कर्नाटक के 2 जगह हैं, मंगलूर और पादुर। यहाँ पे देखिए 2.5 MMT और 1.5 MMT यहाँ पे कर्नाटक में ही है, मंगलूर और पादुर में। विशाखापट्टनम में 1.33 MMT मिलियन मीट्रिक टन। संभरण रणनीति देख लेते हैं। अप्रैल मई 2020 में कच्चे तेल की कम कीमतों से प्राप्त हुए अवसर का लाभ उठाते हुए भारत ने अपनी मौजूदा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधाओं में सफलतापूर्वक पूर्ण धारिता का संभरण किया है। इस सामरिक कदम के परिणाम स्वरूप पर्याप्त बचत हुई, जिसका अनुमान लगभग 5,000 करोड़ रुपए था। अब इस योजना के बारे में और दिया गया है, आप डिटेल में पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरण और समय रेखा। 60 वर्ष की छूट रियायत की अवधि समाप्त होने पर रियायतग्राही सिंगल मोरिक पॉइंट्स और ऑन शोर या ऑफ शोर पाइपलाइनों जैसे बुनियादी अवसंरचना और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भारत सरकार को वापस स्थानांतरित कर देगा।
रिजर्व का इतिहास यहाँ पे बताया गया है कि पश्चिमी एशिया में खाड़ी युद्ध के दौरान जब ऊर्जा संकट हुआ था तो तेल की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। इसी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि हमें कम से कम 90 दिनों के लिए शुद्ध तेल आयात के बराबर रखना है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को है। इस ऊर्जा सुरक्षा से निपटने के प्रयास में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले प्रशासन ने वर्ष 1998 में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने का विचार सामने रखा था। विश्व में सबसे बड़े वैश्विक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ पे स्थित हैं? यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 714 मिलियन बैरल का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। चीन के पास उसके बाद तीसरे नंबर पे है जापान में। अब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की इंडिया में स्थिति यहाँ पे देखते हैं। ये अपकमिंग है। अपकमिंग कहाँ पे है? अपकमिंग है आपका उड़ीसा में। यहाँ पे देखिए अपकमिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी अंडर SPR2, ये है उड़ीसा में आपका। और वर्तमान में कहाँ का है? वर्तमान में आपका है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। ऊपर हमने जो डिस्कस किया था ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मैंगलोर कर्नाटक में व पादुर कर्नाटक में, 2 राज्यों में। PIB का यह आर्टिकल था। इराक द्वारा ट्रेकोमा का उन्मूलन। अब ट्रेकोमा न्यूज़ में इसको देख लेते हैं। इराक ने अभी हाल ही में इसका उन्मूलन कर लिया है। हाल ही में इराक ने एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग और विश्व में अंधेपन के प्रमुख संक्रामक, ट्रेकोमा किससे संबंधित है? ये अंधापन कर देता है। ओके, अंधेपन का उन्मूलन करने वाले वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। WHO के अनुसार इराक जो है ट्रेकोमा को खत्म करने वाले 17 देशों में शामिल हो गया है। WHO ने इराक को कम से कम एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग को खत्म करने वाले 50वें देश के रूप में मान्यता दी है। अर्थात ये 50वां ऐसा देश है जिसने मिनिमम एक उष्णकटिबंधीय रोग को खत्म कर दिया है। उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद WHO के पूर्वी भूमध्य क्षेत्र के 6 देशों में ट्रेकोमा अभी भी स्थानिक बना हुआ है। वहाँ अभी भी ट्रेकोमा जो है बहुत अधिक मिलता है। ट्रेकोमा, क्लैमाइडिया, ट्रैकोमैट्रिस के कारण जीवाणु संक्रमण, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। जीवाणु किससे होता है? जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, विषाणु से होता है? नहीं, जीवाणु से होता है। जीवाणु संक्रमण के रूप में शुरू होता है और अगर इसका लंबे समय तक इलाज नहीं किया जाए तो यह अंधेपन का कारण बन सकता है। जल की कमी, स्वच्छता का अभाव और मक्खियों के संक्रमण वाले क्षेत्रों में इस रोग के संक्रमण की जो संभावना है सबसे अधिक होती है। कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है? यहाँ पे देखिए जल की कमी, स्वच्छता का अभाव और मक्खियों के संक्रमण वाले क्षेत्रों में इस रोग के संक्रमण की संभावना सबसे अधिक होती है। WHO ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए सुरक्षित रणनीति, सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, चेहरे की साफ सफाई और पर्यावरण में सुधार की सिफारिश करता है। डाक जीवन बीमा ने प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। अगला आर्टिकल है ये डाक जीवन बीमा। यहाँ पे PLI ने दिल्ली और उत्तराखंड मंडल में पायलट कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण स्टार्ट किया। इस पहल का उद्देश्य अपने बिक्री दल कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना है। इसके तहत एजेंटों, जैसे आपसे पूछ देगा कि हाल ही में किसने स्टार्ट किया प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण? डाक जीवन बीमा ने। और इसके मुख्य पॉइंट्स आपको दे सकता है यहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या है? बिक्री दल या कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना। इसके तहत एजेंटों या अभिकर्ताओं द्वारा अर्जित कमीशन, यहाँ पे देखिए, इसके तहत एजेंटों या अभिकर्ताओं द्वारा अर्जित कमीशन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उनके डाकघर बचत बैंक खातों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिससे तीव्र और सुरक्षित लेन देन जो है सुनिश्चित होता है। यह सुव्यवस्थित प्रक्रिया एजेंटों के लिए सुविधा बढ़ाती है। जैसे बोल देगा कि हाल ही में डाक जीवन बीमा ने दिल्ली और उत्तराखंड मंडल में पायलट कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण स्टार्ट किया है। इससे क्या होता है? डाक जल्दी से जल्दी पहुंचेगा, जीवन बीमा किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रक्रिया से एजेंटों के लिए सुविधा बढ़ जाती है। उन्हें जो कमीशन मिलता था उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अब डाकघर बचत बैंक के माध्यम से दिया जाएगा, खातों के माध्यम से, जो उन्हें इष्टतम प्रदर्शन और ग्राहकों से संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। ग्रामीण डाक सेवकों और प्रत्यक्ष एजेंटों सहित बिक्री दल के लगभग 2 लाख सदस्य सुरक्षित एवं तत्कालिक निवेश स्थानांतरण से लाभान्वित होते हैं। PLI की शुरुआत 1884 में की गई थी। यह डाक कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी योजना के रूप में स्टार्ट हुआ था। अगला, वैक्वीटा पोर्कपाइज के विलुप्त होने की चेतावनी। नेक्स्ट टॉपिक है ये, वैक्वीटा पोर्कपाइड के विलुप्त होने की चेतावनी अभी जारी की गई है। अब ये क्या है इसको देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग ने वैक्वीटा पोर्कपाइज के विलुप्त होने के संबंध में अपना प्रथम अलर्ट जारी किया, जिसके अनुसार यह 7 अगस्त 2023 को विलुप्त हो जाएगा। 7 अगस्त 2023 को ये विलुप्त हो जाएगा। ये क्या? वैक्वीटा पोर्कपाइज। ये क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी मेक्सिको में वैक्वीटा की संख्या में वर्ष 1997 से लगभग 570 से नाटकीय रूप से कम हुई है। 570 थी इनकी संख्या, वर्तमान में केवल 10 ही जीवित हैं और 7 अगस्त 2023 तक ये विलुप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा गया था। वैक्वीटा पोर्कपाइज लुप्तप्राय प्रजाति है। वे अपने विशिष्ट उपस्थिति के लिए जानी जाती है। उनकी आंखों के चारों ओर काले छल्ले और उनके होठों पर काले धब्बे होते हैं। इनकी आबादी के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बायोकैच है। ये तब होता है जब वैक्वीटा गलती से
टोटोबा मछली नामक एक अन्य प्रजाति को पकड़ने के लिए बनाए गए गिल नेट में फंस जाती है। गिल नेट में फंसना इसकी आबादी के कम होने का सबसे बड़ा कारण है। इसके स्विम ब्लैडर चीनी व्यंजनों में बेशकीमती हैं, जिसके तैरने वाले पंख चीनी व्यंजनों, चीनी तो सभी चीज़ को खा जाते हैं, तो इसलिए बताया गया है कि ये चीनी व्यंजनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, नॉक्समैन एक्सट्रीम ट्रायथलॉन। नॉक्समैन एक्सट्रीम ट्रायथलॉन का 2023 का संस्करण 5 अगस्त को नार्वे में संपन्न हुआ, जिसमें 35 देशों के 290 एथलीट ने दौड़ में हिस्सा लिया। नॉक्समैन एक्सट्रीम ट्रायथलॉन दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित कठिनतम प्रतियोगिताओं में से एक है। यह लंबी दूरी की ट्रायथलॉन है, जिसमें 3.8 किलोमीटर की तैराकी होती है, 180 किलोमीटर की बाइक सवारी होती है, 5,230 किलोमीटर की कुल ऊंचाई की आरोहण चढ़ने के साथ 42.2 किलोमीटर की दौड़ भी इसमें शामिल है। यह दौड़ जो है, यहाँ पे नीचे देखिए, यह दौड़ हागडेंजक फजार्ड के ठंडे पानी में एक नौका से छलांग लगाने के साथ शुरू होती है और नार्वे की सबसे ऊंची चोटियों में से एक माउंट गैस्टाटोपेन के शिखर पर अंतिम पर्वतारोहण के साथ समाप्त होती है। अब यहाँ पे 5 एमसीक्यू दिए गए हैं। इन एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। आप कमेंट में बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो से आपको एमसीक्यू चाहिए कि नहीं, उस हिसाब से मैं एमसीक्यू वीडियो में डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। थैंक यू सो मच।